नमस्कार, मनुदेल स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्रोत विधि और आधार विधि के बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्रोत विधि हम किसे कहेंगे कि स्रोत का मतलब क्या होता है? सोर्स। कि आपने अलग अलग युक्तियाँ काम में ली, जैसे मूर्तियाँ। इतिहास विषय में अगर हम देखें तो मूर्तियों का, खंडहरों का, ताम्रपत्रों का, शिलालेखों का, इन सभी का प्रयोग करके ये क्या होते हैं? स्रोत होते हैं हमें जानने के लिए। तो स्रोत विधि क्या होती है? शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, सामाजिक अध्ययन विषय के लिए। इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उस ज्ञान को, उस वस्तु को हम देखकर और उसे पढ़कर क्या कर सकते हैं? इन्हें आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि कई दर्शनीय स्थल होते हैं, उनको आप देख के आराम से उसके बारे में समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। भवन, पर्वत, बांध, कारखाने, उद्योग हैं, उन सभी के विषय में जानकारी अगर हम सुनने अथवा पढ़ने की अपेक्षा उन्हें व्यक्तिगत रूप से अगर हम जाके देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आते हैं वो। तो ये क्या होती है? अपनी स्रोत विधि होती है। इतिहास विषय में ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि इतिहास विषय में जो सोर्स होते हैं, सोर्स क्या होता है? स्रोत ही होता है। तो उसमें अशोक के स्तंभों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, विभिन्न अन्य मूर्तियों, खंडहरों आदि के माध्यम से हम क्या करते हैं? व्यक्तित्व को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। तो ये मूल स्रोत के रूप में अगर हम देखें कि ये जो स्रोत विधि है, इसके मूल स्रोत क्या होते हैं? तो सोर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के भौतिक वस्तुएं होंगी, या फिर मौखिक विवरण हमें मिलेगा, या फिर लिखित या मुद्रित अभिलेख हमें प्राप्त होंगे। अलग अलग सोर्स हैं, हिस्ट्री में अलग प्राप्त होते हैं, भूगोल में अलग हैं, लेकिन ये शिक्षण विधि के अंतर्गत इसमें 3 आते हैं ना। भौतिक वस्तुएं, मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित अभिलेख। भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे खंडहर, प्रतिमाएं, यंत्र, अस्त्र, वस्त्र। ये भौतिक वस्तुएं। खंडहर क्या होते हैं? भौतिक वस्तु हैं। प्रतिमाएं, जो स्टेचू हमें प्राप्त होते हैं, वो क्या होती हैं? खंडहर भौतिक वस्तुएं होती हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट होते हैं। यंत्र, अस्त्र, वस्त्र, ये सभी क्या होते हैं? भौतिक वस्तुएं होती हैं। मौखिक विवरण क्या होगा? जैसे कि आपने सुना होगा पुराने जो लोग गीत गाते थे, गीतों के माध्यम से बताते थे। तो वो गीत, विवरण, दंत कथाएँ हैं, परंपराएं हैं, वो सभी क्या होती हैं? इनकी मौखिक विवरण होती हैं, सोर्स की जानने की हमें ये मौखिक विवरण है। और लिखित या मुद्रित अभिलेख, इसमें जैसे कि जनरल हस्तलेख, डायरी होती है, पत्र, संधियाँ, कानून, प्रतिवेदन, ये सभी क्या होते हैं? लिखित या मुद्रित अभिलेख होते हैं। तो भौतिक वस्तु में इसमें आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है? तो ये भौतिक वस्तु स्रोत है, या फिर मौखिक विवरण स्रोत है, या लिखित या मुद्रित अभिलेख है। समझ गया? भौतिक में क्या होगा आपको पता लग जाएगा। खंडहर, प्रतिमाएं, यंत्र, अस्त्र, वस्त्र। मौखिक विवरण में क्या आएगा? गीत, विवरण, दंत कथाएं और परंपराएं। लिखित या मुद्रित अभिलेख में क्या आता है? जनरल हस्तलिखित डायरी होती है, पत्र होता है, संधियाँ होती हैं, कानून होता है और प्रतिवेदन होता है। तो ये क्या होते हैं? 3 स्रोत होते हैं, भौतिक वस्तुएं, मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित अभिलेख। नेक्स्ट आता है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में स्रोतों का उपयोग क्या क्या होता है, कि हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्रोत विधि का प्रयोग इतिहास विषय में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी विधि है इतिहास में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो स्रोत विधि का इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो वर्तमान में जो घटनाएँ होती हैं और जो परिस्थितियाँ होती हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो परिस्थितियाँ, जो घटनाएं होती हैं, उन पर बल दिया जाता है, और इन वर्तमान परिस्थितियों, घटनाओं आदि के शिक्षण में स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है। इस वजह से ये क्या होती है? सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विधि है, और महत्वपूर्ण होती है इतिहास विषय के लिए। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही आता है इतिहास विषय, तो इसके लिए क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारतीय संविधान होता है अपनी किसी विचाराधीन विधेयक की मूल प्रति, संसद की कार्यवाही के मूल रूप, विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाओं में दिए गए भाषण, पंचवर्षीय योजनाओं की मूल प्रतियां, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख आदि सामग्रियां ऐसी हैं जिनका प्रयोग वर्तमान समस्याओं, घटनाओं आदि परिस्थितियों को स्पष्ट करने में किया जा सकता है। तो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? स्रोत विधि के अंतर्गत लिखी जाएंगी, चाहे वो कैसी भी हो। पंचवर्षीय योजनाओं की जो मूल प्रति होती है वो होती है, पत्र पत्रिकाओं में जो प्रकाशित लेख होते हैं वो भी क्या होते हैं? वर्तमान में हमें जानने के लिए एक स्रोत होते हैं। तो ये स्रोत मात्र है, ठीक है। इतिहास शिक्षण में लिए उपयोगी होती है, वर्तमान घटनाओं पर इसमें बल दिया जाता है। इतनी बात याद रख लेना। बाकी का आप समझ जाओगे। वर्तमान जो घटनाएं अगर एक दी जाएगी और लिखा जाएगा कि कौन सी विधि में इसका प्रयोग किया जाता है, तो स्रोत विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान घटनाओं पर बल दिया जाता है इसमें। इसका प्रयोग 2 रूपों में किया गया, प्राथमिक रूप और द्वितीयक रूप। प्राथमिक रूप में क्या होता है
छात्रों को जो मौलिक स्रोतों का अध्ययन करके तथा उनके आधार पर अपना विवरण तैयार करने के लिए कहा जा सकता है। क्या करोगे, इस विधि का प्रयोग कैसे करोगे? आप टीचर हो, आप बोलोगे छात्रों को कि आपके पास में, आपके समाज में या फिर आपके मोहल्ले में आपको जानना है कि कौन से जनगणना करवानी है, तो ये इसमें काम आएगी। तो आप उसको स्रोतों को, जो जितने भी स्रोत हैं, पुराने स्रोत हैं, कि कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, पंचवर्षीय योजना को भी आपको उसमें समझना है। तो पंचवर्षीय योजना को जनगणना में किसी भी रूप में आप क्या कर सकते हो, बच्चे को बोल सकते हो कि जो मौलिक स्रोत हैं उसका अध्ययन करके तथा उनके आधार पर अपना विवरण बच्चा खुद तैयार कर सकता है, उसके लिए कहा जा सकता है। दूसरा, किस प्रकार से इसका उपयोग होगा स्रोत विधि का? पाठ्य पुस्तकों में प्राप्त ज्ञान को विस्तृत या समृद्ध बनाने के लिए इनके अध्ययन के लिए छात्रों से कहा जा सकता है और इसके अनुसार उनके अध्ययन के आधार पर अपना विवरण या निर्णय बनाना पड़ेगा। क्या करेगा बच्चा? पाठ्य पुस्तकों में प्राप्त जो ज्ञान है उसको विस्तृत या समृद्ध बनाने के लिए इनके अध्ययन के लिए हम छात्रों को कहेंगे और इसी के अनुसार अध्ययन के आधार पर अपना विवरण या निर्णय बनाना पड़ता है। तो प्रथम और द्वितीय, ये क्या है? स्रोत विधि का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। स्रोत विधि को अगर हम ज़्यादा समझना है तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित स्रोतों के किसी सजीव अवतरण को कक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात वह स्रोतों के रचयिताओं के संबंध में संक्षेप में बताएं। इसके अतिरिक्त उसको छात्रों में पढ़वाए और उस पर प्रश्न पूछे जिससे उनका विश्लेषण करके अपना निर्णय बनाने में समर्थ हो सके। जैसे कि देखो, मैंने ये जितनी लंबी चौड़ी बात बताई, कैसे बताई कि आपको अशोक के बारे में बताना है, तो अशोक का आप डायग्राम बताओगे, फिर उनके शिलालेख बताओगे, ठीक है, दिखाओगे डायग्राम के थ्रू। डायग्राम प्रोजेक्टर आजकल सबके पास होता है, तो प्रोजेक्टर से आपने उनको दिखाया, शिलालेखों के बारे में बताया, या फिर आपने खुद ने बोर्ड पे डायग्राम बना दिया, ताम्रपत्रों को आपने दिखाया, बुक में आपने दिखाया। तो आपने क्या किया? सोर्स इकट्ठे किए, फिर उनको दिखाया, फिर बच्चों को समझाया, तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर बच्चों को उनके बारे में क्वेश्चन पूछो कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ लिपि दिखाई दे रही है, कि ये स्तंभ कैसा दिखाई दे रहा है। तो इससे उनकी समस्याओं का समाधान होगा और उनकी रुचि भी बढ़ेगी। इस विधि का, स्रोत विधि के गुण क्या क्या होते हैं? छात्रों में प्रामाणिक बातों को पहचानने की क्षमता बढ़ती है। इसमें प्रामाणिक है, जो पुरानी बातें होती हैं वो प्रमाणित होती है, वो तभी तो वो लेख में छपेंगी। और जो स्तंभ है, जो पुरानी चीज़ें अपने खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं, वो सभी क्या होती हैं? एक प्रमाणिक स्रोत होती है। तो प्रमाणिक बातों को पहचानने की क्षमता विकसित की जा सकती है। यह छात्रों को परीक्षा, तुलना या विश्लेषण करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये क्या काम करती है? परीक्षा, तुलना या विश्लेषण करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके द्वारा छात्रों में परमाणु पर आधारित तथ्यों को ग्रहण करने की आदत का विकास किया जाता है। क्या किया जाता है इसके द्वारा छात्रों में परमाणु पर आधारित तथ्यों को ग्रहण करने की आदत का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि इसके द्वारा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद सोर्स को ग्रहण करता है। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु समृद्ध बनाने में ये सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु समृद्ध बनाने में सहायक होती है विधि। छात्रों के मानसिक विकास की शक्तियों का विकास करती है। छात्रों में परमाणु पर आधारित तथ्यों को ग्रहण करने की आदत का विकास करती है। तो प्रमाणिक बातों को पहचानने की क्षमता कौन सी विधि करवाती है? स्रोत विधि करवाती है। ध्यान है, इंपॉर्टेंट है बात, कि प्रमाणित बातों को पहचानने की क्षमता है वो कौन सी विधि कराती है? तो स्रोत विधि करवाती है। अब इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं? स्रोत विधि है तो छोटा बच्चा तो देखिए कुछ समझ नहीं सकता, तो छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं होता है। माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त है, इंपॉर्टेंट है। स्रोत विधि निम्नलिखित में से कौन से कक्षा छात्रों के लिए उपयुक्त है? तो कौन से स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त है? माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त होती है। स्रोत विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। तो स्रोत क्या होते हैं? अगर हम देखें कि जो स्रोत हैं वो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं। आपको इंग्लिश आती है, कम आती है, तो पूरा स्रोत आपको इंग्लिश में प्राप्त हुआ तो थोड़ा कम ज्ञान प्राप्त हुआ। संस्कृत, पाली, मध्यकालीन स्रोत, उर्दू, अरबी, फारसी, आधुनिक काल के स्रोत में अंग्रेजी, हिंदी एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाए जाते हैं, जिससे आजकल के जो छात्र होते हैं उनको पढ़ने में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो ये इसकी सीमाएं हैं कि भाषा होती है वो आपको स्रोत प्राप्त हुई है और भाषा ही आप समझ नहीं रहे हैं, तो ये इसकी क्या होती है? सीमा होती है। छोटी कक्षा में उपयोग नहीं ले सकते, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी होती है और ये स्रोत विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी आधार विधि। आधार क्या होता है? इस विधि का उपयोग इतिहास शिक्षण में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इतिहास लेखन में कोई भी लेख भूतकाल में स्वयं नहीं जा सकता है। क्या नहीं जा सकता?
भूतकाल में स्वयं नहीं जा सकता है, उसे उन घटनाओं के दृष्टाओं, शिलालेखों, पत्रों, पांडुलिपियों आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात ऐतिहासिक अवशेषों के आधार की सहायता से ही इतिहास की रचना कैसे होती है, इसका परिचय करवा देना इस विधि का क्या होता है, उद्देश्य होता है। ये विधि आपको क्या करवाएगी, जो घटनाएं हुई हैं, जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो पत्र पांडुलिपि हमें प्राप्त हुई हैं, उसी के आधार पे आपको इतिहास को समझना है, इतिहास की रचना करनी है। ये क्या है, आधार विधि है। आधार विधि के 2 भागों में विभाजित किया गया है, तत्कालीन मूल लेख और दूसरा क्या होता है, परिवर्तित काल के लेखों के लेख तथा पुस्तकें। जो परिवर्तित काल थी उसकी लेखक, उनके जो लेखकों होते हैं, उनकी वो जो लेखक हैं उन्होंने जो लेख लिखे तथा जो पुस्तकें उन्होंने लिखी, उनको आप पढ़ के क्या कर सकते हो, इतिहास की रचना कर सकते हो। और तत्कालीन जो मूल लेख हैं उनको भी आप पढ़ के क्या कर सकते हो, इतिहास की रचना कर सकते हो। तो आज से आपके 1 सेकंड पहले जो भी गुजर गया वो क्या होता है, इतिहास होता है। तो तत्कालीन मूल लेख और परिवर्तित काल के लेखों को, लेखक की जो पुस्तकें होती हैं उनसे पढ़ के आप इतिहास की रचना कर सकते हो, यानी आधार मान सकते हो उनको। आधार मानना है क्या है, आधार विधि होती है। इसमें क्या होगा, इससे बच्चे का क्या होगा, मानसिक विकास होता है और इससे शब्द ज्ञान होता है, तुलना के कर सकता है बच्चा, इसमें जांच भी सकता है। ये सभी क्या होती है, बच्चे के मानसिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और ये आधार विधि से हमें प्राप्त की जा सकती है। आधार विधि में इतना याद रखना है कि ये आधार विधि इतिहास की रचना कैसे होती है और इसका परिचय कौन सी विधि करवाती है, ये आधार विधि करवाती है। इतिहास की रचना कैसे होती है और इसका परिचय करवा देना इस विधि का क्या होता है, उद्देश्य होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और तत्कालीन मूल लेख और परिवर्तित काल के लेख तथा पुस्तकें होती हैं वो इसके आधार होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।